हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग कविता को खत्म कर चुके हैं और कविताओं के सिलसिले के बाद शुरुआत होती है महासंग्राम की, उन चीजों की जिस चीज को आप हमेशा हैवोक क्रिएट कर रखते हैं अपने माइंड में कि भैया ये तो बहुत भारी है, इसमें से पता नहीं कहां से सवाल पूछ देगा। ये सारे मन के भ्रम को निकाल दीजिए, क्योंकि आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रोज सेक्शन को। और आज हम लोग बिहार बोर्ड 12 के प्रोज सेक्शन के पहले चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय महात्मा गांधी को इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ये पूरी कहानी आपको याद हो जाएगी। इस कहानी के भीतर जो सवाल छुपे हुए हैं, जिससे आपके भीतर एक डर सता रहा होगा कि पता नहीं कैसा सवाल पूछता है, पता नहीं कैसा पूछेगा, ये सारे भ्रम आपके दिमाग से निकल जाएंगे और ये कहानी हमेशा हमेशा के लिए आपको याद रह जाएगी। इस कहानी को थोड़ा ध्यान से पढ़ना दोस्त, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये जीवन से जुड़ी हुई बात है। हमारे भारत के मूल सिद्धांत, संस्कार, नैतिकता, सामाजिकता और समानता से जुड़ी हुई बात है। तो आइए बिना समय को बर्बाद किए हुए हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय महात्मा गांधी। आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भैया पढ़ाने में मेहनत तो कसम से बता रहा हूं, फेफड़े का और गुर्दे का सारा ताकत निकल के चला जाता है। तो प्लीज प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करना नहीं भूलेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, अगर आपने कहीं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा है, किसी और चैनल पे पढ़ते हैं, तो आपने लाइन पढ़ा होगा, हिंदी समझा होगा और बात खत्म हो गई। आपने जो नहीं पढ़ा, आपको आपके सर ने जो नहीं समझाया, वो सबसे पहली बात क्या थी कि भैया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो देखिए, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, ठीक है, और कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। अब ये दोनों सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों में भैया अंतर क्या है? तो अंतर है और बहुत बड़ा अंतर है। मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूं कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। देखो, पूरे दुनिया में सभ्यता एक जैसी होती है, पर संस्कृति जगह के हिसाब से, धर्म के हिसाब से बदलती चली जाती है। कैसे? तो देखो, सभ्यता का सिंपल मतलब समझो, क्या करना है और क्या नहीं करना, इसकी जो समझ होती है उसको कहते हैं सभ्यता। और जिस चीज को करना है उसको कैसे करना है, इसको कहते हैं संस्कृति। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक समय था आदि मानव काल में, ब्लैक एज में, जब इंसान नंगा रहता था, तो आदमी को नंगा नहीं रहना है, आदमी को कपड़ा पहनना है। यह किसने बताया? सभ्यता ने, क्योंकि क्या करना है और क्या नहीं करना बताने वाले को सभ्यता कहते हैं। तो आदमी को कपड़ा पहनना है, यह बताया सभ्यता ने। अब सवाल यह उठता है, कपड़ा जो पहनना है वो कैसे पहने? टी शर्ट और जींस पहने, कोट पहने, सूट पहने, या धोती कुर्ता पहने, ये जो तरीका है, द वे ऑफ लिविंग इज कॉल्ड संस्कृति और योर कल्चर। जैसे इंसान पहले जानवरों को मार के खाता था, ठीक है, तो जानवर को नहीं खाना है, अनाज खाना है, अन्न को खाना है। यह किसने बताया? राइट आंसर, सभ्यता ने। और अनाज को कैसे खाना है? गेहूं को पीस के आटा बना के रोटी पका के खाना है कि उसी आटा का ब्रेड बना के खाना है, यह बताया हमारी संस्कृति ने। सो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सभ्यता बताती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना, और संस्कृति समझाती है कि जो करना है उसको कैसे करना है। क्लियर? तो इस चैप्टर में हम लोगों को बापू ने, महात्मा गांधी ने आखिर बताया क्या है। इस चैप्टर के भीतर महात्मा गांधी जो है वो मॉडर्न सिविलाइजेशन वर्सेस इंडियन सिविलाइजेशन, मतलब जो नई सभ्यता है, जो यूरोप का कल्चर है, उसको और भारत की प्राचीन सभ्यता को कंपेयर करते हैं और वो बताते हैं कि हम लोग सर्वश्रेष्ठ क्यों हैं। देखिए, हर इंसान को वो उसकी सभ्यता अच्छी लगती है, लेकिन महात्मा गांधी यहां पे साइंटिफिकली और विथ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट एंड रिसर्च प्रूफ करके दिखाएंगे कि हमारी सभ्यता दुनिया की सबसे बेहतर सभ्यता है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग फटाफट, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है, 2x पे नहीं देखेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िए। पहले पैराग्राफ में देखिए गांधी कहते क्या है। पहले पैराग्राफ में कहते हैं कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर। मेरा मानना है, मेरा ऐसा विश्वास है कि जिस सभ्यता की का उदय, शुरुआत भारत में हुआ है, उस सभ्यता को बीट कर देना दुनिया के किसी और सभ्यता के बस की बात नहीं है। हमारे पूर्वजों के द्वारा, एंसेस्टर मतलब पूर्वज, पूर्व जोड़ ज, वो जो पहले जन्मे हैं, हमारे पूर्वजों ने जिस सभ्यता के बीज को हमारे भीतर रोपा है, उसकी बराबरी करना किसी और के बस की बात नहीं है। ठीक है, ये खूबसूरती है। आगे कहते देखिए, रोम वेंट, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट,
द माइट ऑफ फारा वॉज ब्रोकन, जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, बट इंडिया इज स्टिल समहाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन। रोम की सभ्यता खत्म हो गई, फाराह का अंत हो गया, मिस्र में फाराह हुआ करते थे राजा, वो खत्म हो गए, जापान वेस्टर्नाइज हो चुका है, चाइना इनका कुछ कहा नहीं जा सकता, तब भी नंगे घूमते थे, आज भी नंगे घूमते हैं, तब भी लाइन खींच खींच के आदि मानव काल में लोग लिखते थे, आज भी ये ससुर लिखता है, तब भी कच्चा मांस खाते थे, आज जो गाय भैंस कुत्ता बिलाई हाथी घोड़ा चींटी ऊंट सब खा जा रहा है। तो इनके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते, चाव 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 लोग को, ये अनसिविलाइज्ड लोग हैं। द पीपल of Europe learn their lesson from the writing of men or Greece, Rome which exist no longer in their former glory। इस चैप्टर को याद रख, इस लाइन को याद रखिए, यहां सवाल उठता है। जो यूरोप के लोग हैं उन्होंने अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति को रोम और ग्रीस के लोगों से सीखा है। वो रोम और ग्रीस जो खुद अपने जगह पे नहीं बचा, तो उनको देख के सीखने वाले क्या बचने वाले हैं? मतलब आप इस चीज को ऐसे समझिए कि सिखाने वाला गुरु अगर खुद गधा हो तो क्या उसके स्टूडेंट बहुत टॉपर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि जो अब जैसे आप किसी एक ऐसे टीचर के पास पढ़ने चले गए जिसका कंसेप्ट खुद क्लियर नहीं है, जो खुद ग्रामेटिकली एरर करता है, जिसका प्रोनाउंसिएशन खुद ही अच्छा नहीं है, तो क्या आप उसको देख के उससे सीख के बहुत प्रतिष्ठा पा सकते हैं? नहीं पा सकते आप। इसलिए गुरु का चयन बिल्कुल सही करना चाहिए। बिहार वाले सर जी इज द राइट चॉइस। सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर करिए। ओके, तो इन लोगों ने ग्रीस और मेन के लोगों से और रोम के लोगों से सीखा। वो ग्रीस और वो रोम जो खुद अभी सत्ता में नहीं है, खत्म हो गई उनकी सभ्यता। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम, सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन। जब वो लोग रोम और मिस्र से सीख रहे थे तो उन लोगों ने कोशिश ये किया कि उनकी अच्छी चीजें सीख लेंगे और बुरी चीजों को छोड़ देंगे, और ये उनकी स्थिति पे मुझे दया आता है, क्योंकि आप जिससे सीख रहे होते हैं आप उससे सब कुछ सीख रहे होते हैं। आप अगर अपने पापा से बात करें, आप अपने पापा को देखते हैं, तो आप अपने पापा से वो चीजें नहीं सीख रहे जो पापा आपको सिखा रहे हैं। हो सकता है कि आप पापा की तरह हाथ करके खड़े होते हो सकता है कि आप पापा की तरह, पापा जैसे बात करते थे वैसे आप बात करते हो सकता है कि आपके पापा की जैसी दाढ़ी है, आपकी दाढ़ी वैसी निकल आए, आपका चॉइस हो। तो आप जब किसी से सीखते हैं तो आप ये सिलेक्टिव चीजें नहीं सीखते, आप जाते हैं सिलेक्टिव चीजें सीखने पर, आप उससे सब कुछ इमिटेट कर लेते हैं। और इस चीज को देख के तरस आता है कि भैया आपने रोम और ग्रीस से सीखा है तो उनकी अच्छाइयां भी सीखी होंगी, उनकी बुराइयां भी सीखी होंगी। जब वो लोग अपने बुराई के बोझ के तले खत्म हो गए तो आप क्या बहुत दिन तक रहने वाले हैं? दिस इज योर पिटिएबल कंडीशन, ये गांधी कहते हैं। अगले पैराग्राफ में वो कहते हैं, तो in the midst of all this, India remains immovable and that is her glory. It is a charge against India that her people are so uncivilized, ignorant and stolid that it is not possible to induce them to adopt any changes. देखिए, भारत इन सारे उथल पुथल के बीच में इमूवेबल रहा, अपने जड़ पे कायम रहा। भारत पे एक चार्ज लगाया जाता है, चार्ज मतलब यहां पे है दोष। भारत के ऊपर दोष लगाया जाता है कि भारत के लोग इतने असभ्य हैं, इतने जिद्दी हैं और इतने घमंडी हैं कि वो नई चीजों को सीखना नहीं चाहते हैं। ये चार्ज कौन लगाता है? यूरोपियन लोग। आपसे सवाल पूछ सकता है बोर्ड में बाबू कि व्हाट इज द चार्ज अगेंस्ट इंडिया, भारत के विरुद्ध में क्या चार्ज लगाया जाता है? तो यहाँ के लोग स्टॉलिड है, इग्नोरेंट है और अनसिविलाइज्ड है, वो नई चीजों को अडॉप्ट करना नहीं चाहते। बट इट इज चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, व्हाट वी हैव टेस्टेड and found true on the anvil of experience, we dare not change. Many thrust their advice upon India and she remains steady. This is her beauty and it is the sheet anchor of our hope. तो देखिए, असल में जो वो दोष लगाते हैं वो दोष अच्छे नहीं है, ठीक है, ये हमारे मेरिट के ऊपर चार्ज है। गांधी कहते हैं कि देखो, अगर हम लोग नहीं सीखते हैं तो ये नहीं सीखना हमारी खराबी नहीं है, हमारी अच्छाई है, क्योंकि जो हमने अपने एनविल पर सही पाया है, अच्छा पाया है, उसको बदल लेना बेवकूफी है, उसको बदलना समझदारी कहीं से नहीं है। ठीक है, अगले थर्ड पैराग्राफ में कहते हैं कि भाई व्हाट इज सिविलाइजेशन। सवाल यहां पे उठ सकता है कि व्हाट इज सिविलाइजेशन। ठीक है, सभ्यता क्या है? सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट द मैन टू द पाथ ऑफ ड्यूटी। सभ्यता जीवन जीने का वो तरीका है जो इंसान को उसके कर्तव्य के पथ को प्रदर्शित करता है, मतलब ये बताता है कि आपको इस कार्य को कैसे करना चाहिए और कैसे आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है,
परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म. टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशन. देखिए, सभ्य होने का मतलब क्या है? मोरल, मोरल होना चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए. अगर आपके भीतर नैतिकता है, संस्कार है, अपने मन के ऊपर आप नियंत्रण कर सकते हैं तो आप सभ्य हैं, वरना माफ कीजिएगा आप असभ्य हैं. ठीक है. सो डूइंग वी आवरसेल्फ नो द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट. देखिए, गुजराती भाषा में गांधी कहते हैं, क्योंकि वो गुजरात के थे, गुजराती भाषा में सिविलाइजेशन का मतलब होता है अच्छा तरीका. तो भैया जो तरीका अच्छा है उस तरीका को छोड़ के बुरा तरीका अपनाना क्या समझदारी है? ये समझदारी नहीं है. सो आवर सिविलाइजेशन इज सुटेबल फॉर अस. यहां तक का जिस तो ये निकला. आगे कहते हैं, इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स एंड दिस इज एज इट शुड बी. तो देखिए, अगर यह परिभाषा सही है, अगर हमारी सभ्यता सही है, तो भारत, जैसा कि मैंने भी कहा और जैसा कि दुनिया की बाकी और राइटर्स ने बताया है, भारत को जैसा है वैसा ही रहने की आवश्यकता है. इसको किसी और से कॉपी करने की, इमिटेट करने की आवश्यकता नहीं है. आगे कहते हैं कि वी नोटिस, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इस पॉइंट को ध्यान से देखेंगे, ये पूरे जीवन भर ये काम आएगा. वी नोटिस दैट द मैन्स माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड. The more it gets, the more it wants and still remains unsatisfied. देखिए, हमने महसूस किया है कि इंसान का जो मन है, जो दिमाग है, वो एक बेचैन आजाद पक्षी की तरह है. इसको जितना मिलता है उतना और चाहिए और फिर भी असंतुष्ट रहता है. ये संतुष्ट कभी नहीं होता. आदमी का मन भरता है, कभी अंधा कुआं भर जाएगा, समुद्र भर जाएगा एक समय में, लेकिन इंसान का मन नहीं भरेगा. जितना मिलेगा उतना और चाहिए और फिर भी बेचैनी बढ़ती रहती है. अभी आपको अगर 17 प्रो मोबाइल आ गया, आप उस मोबाइल को जाके खरीद के लेके चले आते हैं, तो क्या आप संतुष्ट हो जाएंगे? 10 दिन 15 दिन तक की खुशी होगी, फिर उसके बाद आपको पता है क्या भीतर से फीलिंग आएगी? इस मोबाइल में कुछ नया नहीं है. क्यों? क्योंकि अब 18 प्रो आने वाला है, फिर उसमें मैक्स आने वाला है, अल्ट्रा प्रो मैक्स आने वाला है. तो आपकी जो बेचैनी है उसका कोई इलाज नहीं है. जितना आप उसके पीछे भागेंगे आप उतना ज्यादा और पागल होंगे. द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द अनब्रिडल्ड दे बिकम. आवर एंसेस्टर देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंस. दे सॉ दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन. तो हम जितना ज्यादा इंडल्ज होंगे अपने पैशन के पीछे, अपने शौक के पीछे, हम उतना ज्यादा उसके जाल में फंसते चले जाएंगे. और हमारे पूर्वजों ने यही वजह था कि एक लिमिटेशन सेट करा कि भैया हमें यहां तक सुख सुविधा का आनंद उठाना है, इस लिमिट के आगे हमें सुख सुविधाएं नहीं चाहिए. हमें अपने शरीर के बलबूते पर भी कुछ काम को करना पड़ता है. आगे कहते हैं, ए मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर. द रिच आर ऑफ्टन सीम टू बी अनहैप्पी, द पुअर टू बी हैप्पी. देखिए, खुशी जो है वो एक मानसिक स्थिति है, इसका शारीरिक और धन दौलत से कोई लेना देना नहीं है. राइटर कहते हैं गांधी कि एक इंसान के पास बहुत पैसे हैं इसलिए वो खुश होगा, और एक इंसान के पास पैसे नहीं है, गरीब है, वो दुखी होगा, ऐसा नहीं है. क्योंकि पैसे वालों को अधिकतर दुखी देखा गया है और जो गरीब लोग हैं उनको हमेशा खुश देखा गया है. किसी अच्छे शायर ने कहा है कि गरीबों की बस्ती में जाकर देखो, वहां बच्चे भूखे तो मिलेंगे पर उदास नहीं. बात समझ में आ रही है? ये एक मेंटल कंडीशन है. आपका मन जब संतुष्ट हो गया आप तभी खुश हो जाते हैं. कई बार सब कुछ है आपके पास, मन खुश नहीं है तो आप दुखी हैं. आपके पास कुछ नहीं है संपत्ति के नाम पे, लेकिन आपका मन संतुष्ट है, परिपूर्ण है, तो आप खुशहाल जीवन जी रहे हैं. ठीक है. मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर. करोड़ों लोग हमेशा ऐसे होंगे जो कैसे रहेंगे? पुअर रहेंगे, गरीब रहेंगे. ऑब्जर्विंग ऑल दिस, our ancestor dissuaded us from luxuries and pleasure. We have managed the same kind of plow as existed thousands of years ago. We have retained the same kind of cottage that we had in the former time, and our indigenous education remain the same as before. तो भैया हमने अपने सभ्यता को बचा के रखा है. कैसे बचा के रखा? करोड़ों साल पहले जो हमारे पास हल होता था, ट्रैक्टर आए, थ्रेसिंग मशीन आया, हार्वेस्टर आया, लेकिन हल को हमने आज भी बचा के रखा है. आज इमारतें हैं, ऊंची ऊंची गगनचुंबी स्काई स्क्रैपर्स हैं, लेकिन झोपड़ी आज भी हमारे भारत में दिखती है. इट मींस इन इंडिया
our ancient civilization is somehow more or less still maintaining its existence. आज भी अपने existence को इसने बचा के रखा है, ठीक है। We have had no system of life according competition. Each followed his own occupation, trade and charged a regular wage. हम लोग शुरू में कैसे थे? हम लोग शुरू में एक अपने हिसाब से कार्य करते थे, अपना एक मेहनताना लेते थे, 2 पैसा कमाए या 2 करोड़ रुपए कमाए, हम अपनी जिंदगी को खुशहाली से जीते थे। ये कोई लाइफ कोरॉडिंग जो कंपटीशन है, जीवन को बर्बाद करने वाली ये जो प्रतिस्पर्धा है, जो कंपटीशन है, ये हमारी सभ्यता का हिस्सा कभी नहीं थी। ओके, इट वाज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, बट आवर फोरफादर न्यू that if we set our heart after such thing we would become slave and lose our moral fiber. देखिए, ऐसा नहीं है कि हम मशीनों का आविष्कार करना नहीं जानते थे, हम मशीनों का आविष्कार करना जानते थे, लेकिन हमारे पूर्वजों को पता था कि अगर हम मशीनों पर ज्यादा निर्भर हो गए, अगर हम मशीनों के ऊपर ज्यादा हमारा सक्रियता, हमारी निर्भरता हो गई, तो हम अपने मोरल फाइबर को लूज कर देंगे। जैसा एक समय में, जैसे अभी आपके पास मोबाइल है, पहले बहुत समय पहले जब मोबाइल नया नया टेलीफोन आया था, एक वायर वाला टेलीफोन होता था और उसमें नंबर सेव करने की कोई सुविधा नहीं थी। आप अपने पापा से पूछिए, मम्मी से पूछिए, या आप भी अगर रहे होंगे, तो उस समय होता क्या था कि चाचा, मामा, फूआ, मौसी, मौसा सबका फोन नंबर याद होता था। अब आपको अपना भी अल्टरनेट नंबर कभी कभी याद नहीं आता कि जियो का है कि एयरटेल का। क्यों? क्योंकि आपने उस पर ध्यान देना ही छोड़ दिया है। टेलीफोन में, मोबाइल में कॉन्टैक्ट सिस्टम है, आपने कॉन्टैक्ट में सेट कर लिया। जब लोगों के पास कैलकुलेटर नहीं था तो लोग 125 का, सवैया, बिटकहरा, ये सारी चीजें याद करते थे, पहाड़ा याद करते थे, 19 का पहाड़ा। अभी आपको 19 का पहाड़ा पूरा अच्छी तरीके से नहीं याद। क्यों? क्योंकि आपको अगर कैलकुलेट करना है तो यू आर कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन मशीन्स। हे सीरी, मल्टीप्लाई 25 into 87, और सीरी फटाक से आपको रिप्लाई कर देगा। सो यू आर कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन दैट मोबाइल, दैट कैलकुलेटर, दैट मशीन, एंड यू हैव लॉस्ट योर मोरल फाइबर। आपने पहाड़ा का इस्तेमाल कभी किया ही नहीं, ठीक है। तो हमारे पूर्वजों को यह बात पता थी कि भैया अगर ज्यादा से ज्यादा हम मशीन पर निर्भर होंगे तो फिर क्या होगा, हम अपने मोरल फाइबर को लूज कर देंगे। They therefore after due deliberation decided that we should only do what we could do with our hands and feet. They saw that real happiness and health consisted in a proper use of our hands and feet. तो हमारे पूर्वजों ने ये पाया कि हम वही कार्य करेंगे जो हम अपने हाथ से और अपने पैरों से कर सकते हैं, क्योंकि अपने हाथ से कार्य करने पे ज्यादा खुशी मिलती है। हालांकि यहाँ पे पूर्वज थोड़े गलत हो गए थे, दूसरे के हाथ से भी खुशी मिलती है, ठीक है। तो हमारे पूर्वजों ने क्या कहा कि हम वही कार्य करेंगे जो आप अपने हाथ अपने पैर से कर सकते हैं, क्योंकि इसी में जीवन का असली सत्य है। आगे कहते हैं हमारे पूर्वजों ने किया क्या, डिसीजन ऑफ आवर एंसेस्टर, दे फर्दर रीजन दैट लार्ज सिटीज वर अ स्नेयर एंड अ यूजलेस एनकम्बरेंस, दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, that there would be large gang of thieves and robbers, prostitution, vice flourishing in them, and that poor men would be robbed by rich men. They were therefore satisfied with small villages. हमारे पूर्वजों ने एक बात और पाया कि जो बड़े बड़े शहर होंगे वहां पे बेवजह का झुंड होगा, किनका, चोरों का, डकैतों का, वैश्याओं का, और गरीब लोगों को अमीर लोगों के द्वारा ठग लिया जाएगा। गरीब जो है वो हमेशा के लिए गरीब रह जाएगा। Therefore, our ancestor wanted to stay happily in the villages. हमारे पूर्वज कहां रहना चाहते थे? विलेज में रहना चाहते थे, ठीक है। आगे कहता है, now they saw that kings and their swords were inferior to the swords of ethic. ethic मतलब नैतिकता या संस्कार, and they therefore held the sovereign of earth to be inferior to rishis and the fakir. हमारे पूर्वजों ने एक सभ्यता की शुरुआत की जहां पे इंसान जिसके पास तलवार होता था, माने राजा महाराजा के तलवार भी झुकते थे संस्कार, नैतिकता, ऋषि, फकीर, साधु, संत, इन सब के आगे। कैसे झुकते थे? और आज भी ऐसा होता है। आज भी आपके घर के ठीक बगल में अगर मुकेश अंबानी या किसी बहुत बड़े आदमी का शिविर लग जाए, आप वहां जाना नहीं चाहेंगे। पता है मैक्सिमम लोग भारत के क्या सोचते हैं, हाँ कि उसे कर्जा मांगी ले, का अपन कमाई ले, अपन खाई ले, बड़का हो तो अपना घरे के होइहन, ये एक भावना होती है। अगर आप जाएंगे भी तो आप ज्यादा ज्यादा या तो हाथ मिलाएंगे, चाहे सेल्फी लेंगे, ऑटोग्राफ लेंगे, आप पैर छू के प्रणाम करेंगे,
नहीं करेंगे। भारत उनको कुछ नहीं समझता जो अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं। लेकिन आपके घर के बगल में प्रेमानंद बाबा का शिविर लग गया, देने के लिए उस इंसान के पास कोई संपत्ति नहीं है, एगो बस पीले रंग का कपड़ा, एगो लोटा, एगो हाथ रखने वाला लकड़ी। आप जाएंगे तो वहां पैरों में लेट जाएंगे। ये आप फील कर रहे हैं भारत की सभ्यता। हम दुबई में नहीं रहते कि जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा वो खलीफा बन के बैठ जाएगा। हम अमेरिका में नहीं रहते कि जिसके पास मिलियन डॉलर की संपत्ति होगी वही राष्ट्रपति बन पाएगा, प्रधानमंत्री बन पाएगा। ऐसा नहीं होगा। हमारे यहां जिसके पास नहीं होगा लेकिन ज्ञान होगा, संस्कार होंगे, नैतिकता होगी, इसकी प्रतिष्ठा ज्यादा होगी बजाय उन लोगों के कि जिनके पास संपत्ति बहुत ज्यादा है पर धर्म के नाम पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो ए नेशन विथ ए कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, तो एक ऐसा देश जिसके ऐसे संस्कार हो भैया कि पैसे के आगे हम लोग नहीं झुकेंगे, हम लोग झुकेंगे किसके आगे? ज्ञान के आगे, नैतिकता, संस्कार के आगे। इज फिटर टू टीच अदर देन टू लर्न फ्रॉम अदर। तो एक ऐसा देश जिसके ऐसे संस्कार हो कि यहां पे तलवार को भी फेंक दिया जाता है ज्ञान और संस्कार के आगे, उसे सिखाने की आवश्यकता है, उसको सीखने की जरूरत नहीं है। ऐसे देश को क्या किसी सीखने की जरूरत है? सीखने की जरूरत नहीं है, हम सिखाने वाले लोग हैं। यूं ही नहीं, भारत को विश्व गुरु कहते हैं। भारत ने सबको सिखाया है कि संस्कार क्या होते हैं, रिश्ते क्या होते हैं, नाते क्या होते हैं, अपनापन क्या होता है। हमने अनैतिकता नहीं फैलाई, नंगापन नहीं फैलाया, हमने कपड़ा पहनना सिखाया। ठीक है, आगे कहता है कि दिस नेशन हैड कोर्ट्स, lawyers, doctor, but they were all within bound. Everybody knew that their profession were not particularly superior. Moreover, the vakil and vaid did not rob people. They were considered people's dependent, not their master. तो देखिए हमारे देश में भी दोस्त वैद्य थे, वकील थे, लेकिन वो डिपेंडेंट थे लोगों के ऊपर। हम लोगों के यहाँ जो वैद्य होते थे वो लोगों की जान बचाते थे और भीख मांगकर खाते थे। अब ये भीख मांगकर क्यों खाते थे? आप कहिए कि सर भीख मांग के काहे खाता था? लोग जो अपना काम करता है तो अपना पैसा काहे नहीं कमाता था? देखिए, जैसे आपने देखा होगा पहले के जो ऋषि महर्षि संत होते थे वो भीख मांगते थे। कारण क्या था उसके पीछे? ये एक मेंटल माइंडसेट किया गया था। मान लीजिए कि एक टीचर है, बहुत ज्ञानी आदमी है, और जब वो 5 घर से भिक्षा मांग के खाएगा तो उसके दिमाग में उसको एक मैसेज मिलेगा कि भैया जो मेरा भोजन चल रहा है वो समाज के बल पे चल रहा है, तो मैंने जो ज्ञान अर्जित किया है वो भी समाज का है। ठीक है, तब तो उसके भीतर घमंड नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा। और अभी क्या हो गया है? बड़ा सा पहले ही डॉक्टर के बाहर बोर्ड लिखा हुआ है, क्षमा करें कॉल पर जाने में असमर्थ हूं। भले मरीज मर जाए लेकिन मैं असमर्थ हूं। क्या है? क्या बहुत बड़का आदमी है महाराज, ऑडी पे चलते हैं, मर्सिडीज पे चलते हैं, छोटे मोटे आदमी थोड़े, हम डॉक्टर साहब हैं। ठीक है, जस्टिस वाज टॉलरेबली फेयर, द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट, देयर वर नो डाउट्स एंड लूर इनटू them. This evil too was noticeable only around capital. The common people lived independently and followed their agricultural occupation. They enjoyed true home rule. तो कोर्ट कचहरी वकील सब थे। न्यायपालिका बड़ी आसान थी, न्याय लोगों को मिल जाता था। आम आदमी कोशिश करता था कि कोर्ट कचहरी और राजधानी का चक्कर ना करना पड़े। सब अपनी जिंदगी जीते थे, खेती बाड़ी करते थे, 2 रुपए कमाते थे और होम रूल को एंजॉय करते थे। किसी के ऊपर किसी का कोई दबाव या वश नहीं होता था। आगे कहते हैं गांधी, द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटरीज। तो देखिए, एक अकेला मैं नहीं हूं जो भारतीय सभ्यता की प्रशंसा कर रहा हूं। जैसा मैंने प्रशंसा किया, डिस्क्राइब किया है, ऐसा ही डिस्क्रिप्शन दुनिया के बाकी लोगों ने भी किया है। किसी ने भी भारत को, किसी स्कॉलर ने, किसी ज्ञानी आदमी ने भारत की सभ्यता को खराब या बुरा नहीं कहा है। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन वी हैव ऑल अटेन्ड परफेक्शन। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट मोरल बीइंग। नैतिकता फैलाने की जिम्मेदारी है भारतीय सभ्यता की। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपेगेट इमोरलिटी। भारत की जो सभ्यता है वो नैतिकता पर आधारित है और जो इनकी सभ्यता है वो अनैतिकता, कुसंस्कार, नंगा नाच पर आधारित है। द लैटर इज गॉडलेस, द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन द बिलीफ इन गॉड। लैटर मतलब ये यूरोपियन कल्चर, बाद वाली सभ्यता जो मॉडर्न कल्चर है, जो लैटर है वो गॉडलेस है, उसमें कोई ईश्वर ही नहीं है। और हमारी जो सभ्यता है उसमें पूरी तरह से ईश्वर निर्धारित है। जो यूरोप के लोग हैं उनका कोई भगवान ही नहीं है। ठीक है, हमारे यहां भगवान है, ईश्वर होता है, स्वर्ग होता है, नरक होता है। इन आस्थाओं के ऊपर हमारी जो सभ्यता है वो निर्भर करती है।
so understanding and so believing. It behoves every lover of India that cling to the old civilization even as a child clings to the mother's breast. हमारी सभ्यता ने, हमारी संस्कृति ने हम लोगों को बिल्कुल ऐसे थाम रखा है जैसे एक माँ अपने बच्चे को गोद में खिलाती है और संभाल के रखती है। आपने लाइन सुना होगा, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की तुम रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम भारत के सभ्यता और भारत के संस्कृति की रक्षा करो, भारत की सभ्यता और भारत की संस्कृति तुम्हारी रक्षा करेगी। ठीक है, आगे कहते हैं, अब देखिए, चूंकि गांधी जो थे उस समय देश गुलाम था, अंग्रेजों का बोलबाला बहुत ज्यादा था, तो ये कस के जब हार्ड रेलाई कर दिए हैं तो उसके बाद सोचे कि भैया अब थोड़ा सा माने बात समझ न्यूट्रलाइज भी करना चाहिए। और आप इस लाइन में, इस पैराग्राफ में आप एक चीज पाएंगे कि गांधी का जो माइंड था वो कितना डेवलप्ड था, बहुत अच्छे राइटर थे, इतना प्रेम से लेंगे वो यूरोपियन लोगों का कि देने वाले को खुद एहसास नहीं होगा कि गांधी ने ले लिया। देख कितना प्यार से लेंगे वो। देखिए वो कहते हैं कि आई एम नो हेटर ऑफ वेस्ट। देखो मैं पश्चिम से नफरत नहीं करता। अब फिर यहां पे देखो ऊपर से गरिया दिए, 9 पैराग्राफ में भरदम गरियाए हैं, और 10वां में कह रहे हैं कि मैं नफरत नहीं करता। लेकिन अभी खुश नहीं होना, अभी देखो प्यार से लेने वाले हैं। तो मैं पश्चिम से नफरत नहीं करता। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी थिंग्स आई हैव लर्नड फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। मैंने वेस्टर्न लिटरेचर से बहुत कुछ सीखा है, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं, शुक्रगुजार हूं। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी। मैं मॉडर्न सिविलाइजेशन का धन्यवाद देता हूं एक चीज सिखाने के लिए। देखना आप बड़ी प्यार से लेने वाले हैं। वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने मुझे एक चीज सिखाया है, दैट इफ इंडिया हैज टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, I must tell my countrymen frankly that after year and year of experience of modern civilization, I have learned one lesson from it, that it must be shunned it all at all cost. तो मैंने पश्चिम का मैं शुक्रगुजार हूं कि पश्चिम ने मुझे एक चीज सिखाया है कि सालों साल बिताने के बाद मैंने ये सीखा है कि इन लोगों को सीखने की जरूरत नहीं है। देखिए इसको कहते हैं प्रेम से बेइज्जती, चांदी में लपेट के जूता मारना मुंह पर। सालों साल में मैंने ये सीखा है कि इन नालायकों से कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है, वरना देश का विनाश हो जाएगा। ठीक है, आगे कहते हैं अगले पैराग्राफ में, व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन। भैया नई सभ्यता, यूरोपियन सभ्यता क्या है, पूछता है भारत, क्या है ये नई सभ्यता। देखो फिर इसको समझो कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड इंडियन सिविलाइजेशन। इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ। इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। इट इज द वर्शिप ऑफ ब्रूट इन अस, अनएडल्टरेटेड मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म मतलब पदार्थवाद, अनएडल्टरेटेड मटेरियलिज्म। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रिम्फ ओवर मटेरियल सिविलाइजेशन। देखो नई सभ्यता क्या है, नई सभ्यता पदार्थ की पूजा है, वस्तुओं की पूजा है। नई सभ्यता इमैच्योरिटी है, ये अव्यस्कता है, ये बचपना है। अगर पदार्थ को, वस्तुओं को हटा दो नई सभ्यता से तो नई सभ्यता कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही है? जैसे नई सभ्यता क्या सिखाती है कि जब मन करे सो के उठो, मन करे तो नहाओ, ना मन करे मत नहाओ, मन करे तो गाड़ी पर चढ़ जाओ, मन करे तो चाची पर, मन करे तो दारू पी लो, मन करे तो भैंस खा जाओ, मन करे तो कपड़ा पहन लो, ना मन करे तो खोल के नंगा खड़ा हो जाओ। कितना इजी लग रहा है कि जो मन करे वही कर लो। हमारी सभ्यता क्या कहती है कि सुबह 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उठ के ठंडा हो चाहे गर्मी हो नहाओ, नहा के पूजा करो, सारे रिश्तों को अलग अलग नामों से जानो, ठीक है, उसके बाद दान पुण्य करो, अपने कष्ट सह लो लेकिन समाज का भला करो। कितना डिफिकल्ट है। यही वजह है कि जंगल में शेर थोड़े कम होते हैं। उनकी सभ्यता को फॉलो करना बड़ा आसान है, दूध पीता बच्चा भी फॉलो कर लेगा। यार कपड़ा पहन लिया, खोल दिया, चढ़ गया, सूत गया। हमारी सभ्यता को फॉलो करने के लिए आपको पूरा एक प्रॉपर सनातनी बनना पड़ेगा, रूल रेगुलेशन डिसिप्लिन, मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसलिए संख्या कम है और भगवान करे कि यह संख्या कम रहे, क्योंकि यहां पे कायरों का काम नहीं है, यह शेरों का काम है, यह बहादुरों का काम है। ठीक है, आगे कहते हैं कि इट इज परहैप्स अननेसेसरी इफ नॉट यूजलेस टू वे द मेरिट ऑफ टू सिविलाइजेशन। ठीक है, देखिए दो सभ्यता की तुलना करना अननेसेसरी है, अनावश्यक है, नहीं करना चाहिए। इट इज लाइकली दैट वेस्ट हैज इवॉल्व्ड अ सिविलाइजेशन suited to its climate and surrounding
and similarly we have a civilization suited to our condition and good in their own respective sphere। देखिए, पश्चिम के लोगों ने अपनी सभ्यता का विकास किया अपने क्लाइमेट, मौसम, माहौल को देख के। हम लोगों ने भैया किया अपने माहौल, अपने समाज, अपने मौसम को देख के। परेशानी कब होगी? जब आप हजाम देख के नोह बढ़ाने चलिएगा, माने उसका देख के आप कॉपी करेंगे तो दिक्कत होगी। जैसे वो मान लो ठंडा प्रदेश में रहते हैं, सपोज करो कि एक साइबेरिया में रहने वाला व्यक्ति माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, तो कोट पैंट सूट जूता मोजा हैट वेट पहनिए के ना रहेगा जी। आप गर्म प्रदेश में रहते हैं तो आपको तो प्रॉपर वेंटिलेशन चाहिए। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए हवा आते आते रहे तो धोती कुर्ता बना दिएगा, पूरा नीचे से ऊपर ले हवा हवा रहेगा। दिक्कत कब होगी? जब मई जून के महीने में आप यहां गर्म प्रदेश में रह के जूता मोजा पैंट शर्ट हईज के चढ़ के आप बांध लेते हैं। आदमी आदमी रह जाता है उस मौसम में। और अगर अमेरिका का व्यक्ति आपको देख के धोती कुर्ता पहन के बेचारा मोटरसाइकिल पर एक राउंड मार के चल रहा है, सब फ्रीज हो जाएगा, जम के टूट टाट जाएगा कि नहीं टूट टाट जाएगा? वो किसी काम का रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। तो उसकी सभ्यता, उसके कपड़े, खाना पीना उसको मुबारक, हमारी सभ्यता, खाना पीना हमको मुबारक। बात समझ में आ रही है? जैसे वो लोग रात में ठंडा के मौसम में सोए, पूरा लीवर, किडनी, गुर्दा, ब्लड सब ठंडा पड़ गया, तो सुबह उठते के साथ उसको बेड पर क्या चाहिए? एक कप कॉफी चाहे चाय, तने पूरा बॉडी गर्म होगा तो एनर्जाइज होगा। आप गर्मी में सोए हैं, आपको सुबह उठते क्या चाहिए? तांबा चाहे पितरिया लोटा में एक लोटा पानी, क्या कि आप गर्म थे तो आपका ठंडा हो जाएगा। अब आप सुबह उठे गर्मी के मौसम में, भारत गर्म प्रदेश, एक कप चाय आपने रख लिया अपने पेट के भीतर। अभी गैस, माथा में दर्द, माइग्रेन, बाल झड़ना, एंजाइटी, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, यही सब ना होगा। तो उनकी सभ्यता उनके अकॉर्डिंगली सही है, हमारी सभ्यता हमारे अकॉर्डिंगली सही है। उनको देख के अपने भीतर नंगापन लेकर नहीं आओ, ठीक है? लेकिन फिर दिमाग में कोई सवाल आता है, यार जब उतना ठंडा है तो कपड़वा काहे इतना कम पहनता है? सबसे ठंडा नहीं लगता है? क्या हो सकता है कहीं ज्यादा हीटर हो? इट मे बी पॉसिबल। खैर, कॉन्सेंट्रेट टू गांधी। The distinguishing characteristic of modern civilization is an indefinite multiplicity of human want. The characteristic of ancient civilization is imperative restriction upon and strict regulating of all these wants। देखिए, जो उनकी सभ्यता है वो मन को बढ़ाने पर निर्भर करती है। वो अपने वांट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब चाहिए। हमारी सभ्यता कहती है कि सब नहीं चाहिए, मन संतुष्ट होना चाहिए, क्योंकि सब तो तुमको कभी नहीं मिलने वाला। बात समझ में आ रही है? आगे कहता है द मॉडर्न और वेस्टर्न इनस्टेबलनेस अराइजेस रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग इन फेथ एंड द फ्यूचर स्टेट एंड देयरफॉर आल्सो इन डिवाइनिटी। द रिस्ट्रेन ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन अराइजेस फ्रॉम a belief often in spite of ourselves in future state and the existence of a divine power। हमारी सभ्यता कहती है कि सबको सब कुछ नहीं मिलेगा, किसी का काश, किसी का अगर, किसी का व्हाट, किसी का इफ, ये बना रह जाएगा। तो अपने मन को नियंत्रित करो, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। और उनके पास क्या है कि जो प्राप्त है वो कम है, अभी हमको और चाहिए, और चाहिए। और इस हवस, इस वहसीपन, इस बेचैनी में जिंदगी खत्म हो जाएगी। सबको सब कुछ मिलने वाला नहीं है। जीवन का ये मूल मंत्र याद रखो कि मेहनत करना है कि हमें चीजें चाहिए, और जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए, वरना हवस और बेचैनी में जिंदगी खत्म हो जाएगी। आगे कहते हैं सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट। देखिए, पश्चिम के कुछ आविष्कार इतने ब्रिलियंट, शानदार और चकाचौंध से भरे हैं कि भैया इनको रेसिस्ट करना, रोकना अपने आप को संभव नहीं हो पाता। अरे पागल बना देते। जैसे मोबाइल, इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी, कार, मोटरसाइकिल, एसी, हीटर, ये सारी चीजें आपको मैड बनाती हैं। ऐसा लगता क्या है ना कि इन आविष्कारों के बिना जिंदगी कैसे जिएंगे हम। लेकिन ये चीजें नहीं थी तो क्या भारत नहीं जीता था? भारत जीता था। मैं ये नहीं कह रहा कि जो चीज है उसको निकाल के फेंक दो, नहीं, ये है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो इसके लिए कुकर्म नहीं करना है। कृष्ण ने कहा था, ठीक है, माते कर्म फल हेतु माते संगोत्स कर्मणि। है वो ठीक है, अगर कर्म करो, मिल गया तो सही है, नहीं मिल रहा तो उसको हासिल करने के लिए नीच और ओछे कर्म करना बंद कर दो, वरना ये बेचैनी तुम्हें पागल कर डालेगी। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन द रेसिस्टेंस। तो देखिए, उनके आविष्कार रेसिस्ट करने नहीं देते, और मैं ये कह रहा हूं कि रेसिस्टेंस, मन को कंट्रोल में करने में ही विजय है।
वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर मोमेंटरी प्लेजर। हम अब उस दौर में आ गए हैं जहां पल भर की खुशी के लिए हो सकता है कि हम अपना सर्वस्व कुर्बान कर बैठे, सब कुछ अपना गंवा बैठे। आगे कहानी बढ़ती है और आगे कहते हैं कि जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल, सिमिलरली हिंदुइज्म हैज मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज इन थिंग्स रिलीजियस, ए स्पिरिट एंड द सोल। तो जिस तरीका से उन लोगों ने वस्तु के क्षेत्र में आविष्कार किए, हिंदुइज्म ने, हमारी सभ्यता ने आत्मा, धर्म और परमात्मा, संतुष्टि के क्षेत्र में आविष्कार किए। आपने मोबाइल का आविष्कार किया, यहां पे डायल किया, दिल्ली में बतिया लिए, हेलो भैया क्या हालचाल। हमने गायत्री मंत्र का आविष्कार किया, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहां बैठ के मां गायत्री से बात कर लिया। हम लोग का रेंज कुछ ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है। आपने आविष्कार किया कि मोटरसाइकिल पर बैठेंगे और फुर्र से किक मार के, सेल्फ मार के निकल जाएंगे। हमने पुष्पक विमान का आविष्कार किया, ठीक है। हमारे हिंदी में एक कविता मैंने पढ़ी थी बचपन में कि विश्वजयी सम्राट थे जब नग्न अवस्था में घूमते, चंद्र के तुम पट तब भी थे हमारे गगन को चूमते। ये जो दुनिया को जीतने वाले सम्राट जब ब्लैक एज में नंगे घूमते थे, हमारे यहाँ भैया कपड़ा इतना ज्यादा था कि हम लोग बांस पर हनुमान जी के महावीरी झंडा बना कर टांग देते थे। आप इमेजिन करिए कि कितने डेवलप लोग हैं हम लोग। आपके पास एक बीता का कपड़ा हो तिनकोनी, आप नंगे हो तो पहले ढकिएगा कि पहले टांगिएगा, तो टांग देते थे, इसका मतलब ढेर था तब तो टांगते थे। और तुम लोग चोट्टा उस समय नंगा घूमता था। बात समझ में आ रही है। तो हमने भी आविष्कार किए हैं, लेकिन हमारे जो आविष्कार हैं वो एग्जैक्टली आंखों से नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि भैया हमने आत्मा, सुख, शांति, मन, परमात्मा, इसके क्षेत्र में आविष्कार किए, और तुमने मन को बेचैन करने वाले, शरीर को आराम देने वाले चीजों के आविष्कार किए। बट वी हैव नो आईज फॉर दिस ग्रेट फाइन एंड ग्रेट डिस्कवरीज, वी आर डैजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट द वेस्टर्न साइंस हैज मेड। लेकिन हमारी आंखें नहीं है कि हम अपने देश में हुए आविष्कारों को देख सकें, क्योंकि हम तो अंधे हो गए हैं उन लोगों के आविष्कार में। आई एम not enamored by the progress. In fact, it almost seems as though God in his wisdom has prevented India from progressing along those lines so that it might fulfill its special mission of resisting our unrush of materialism. तो मैं इस बात को कहने में बिल्कुल संकोच नहीं कर रहा कि ईश्वर की यह बड़ी कृपा है कि ईश्वर ने इन लोगों के पदार्थवादी जो अंधी दौड़ है, उससे हम भारतीयों को अभी तक बचा के रखा है। आगे कहते हैं, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव टिल नाउ। देखिए, कुछ तो है, माने आफ्टर ऑल कुछ तो है इस भारत में, इस हिंदुइज्म में, हिंदू सभ्यता में, कि आज तक हमारी सभ्यता अपने जड़ों पे कायम है। इट हैज विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोन, सीरियन, पर्सियन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। कास्ट ए लुक अराउंड यू, वेयर इज रोम and where is Greece? Can you find today anywhere the Italy of Gibbon or the rather ancient Rome? For the Rome was Italy. इस लाइन को समझेंगे, इस पैराग्राफ को देखिए। हिंदुइज्म में, हिंदू सभ्यता में कुछ तो ऐसा है कि हमारे ईश्वर ने आज तक हमें बचा के रखा है, ठीक है। रोम को देखो, मिस्र को देखो, पर्सिया को देखो, अरबियन देखो, इजिप्शियन देखो, ये सब आए और आके चले गए। और सिर्फ गए नहीं, ये हमें भी लूटने हमारे देश में कई बार आए। कोई 600 साल तक लूटा, किसी ने 300 साल लूटा, किसी ने 50 साल लूटा, किसी ने 40 साल लूटा, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने 60 साल लूटा, किसी ने 20 साल लूटा। और फिर भी हिंदुइज्म आज भी है, आज भी हर हर महादेव हो रहा है, आज भी राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, आज भी भारत में जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो बैठ के नमाज पढ़ती है। तो कुछ तो हमारी सभ्यता में, हिंदुइज्म में ऐसा है कि हमारे धर्म को लोगों ने बचा के रखा। ईश्वर शायद ये सच में देवताओं की नगरी है। बात समझ में आ रही है? एक बड़ी मशहूर सी कविता है, शायरी भी आपने सुनी होगी कि यूनान, मिस्र, रुमा सब मिट गए जहां से, अब भी मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन ये दौरे जहां हमारा। वही चीज ये कह रहा है, यूनान, मिस्र, रुमा सब मिट गए, अब भी मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन ये दौरे जहां हमारा। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ये नारा सुनाई दे रहा है। इट मींस कहीं ना कहीं
तो हमारी सभ्यता का कोई ना कोई तो प्रोटेक्टर है, कोई तो हमारी रक्षा कर रहा है। आगे कहते हैं कि गो टू ग्रीस, मिस्र जाओ, वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, देन कमिंग टू इंडिया लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशिएंट रिकॉर्ड एंड देन लुक अराउंड यू, यू विल बी कांस्टेंट टू से यस आई सी हियर एंशिएंट इंडिया स्टिल लिविंग। आप मिस्र जाके देखो, यूनान जाके देखो, क्या वहां के लोग आपको दिखते हैं? सभ्यता दिखती है? नहीं दिखती। आप एक बार भारत आओ, और भारत आके आप पुराने से पुराने इतिहास को उठा के देखो, जो चीजें तब थी वो चीजें आज हैं। भारत में आपने पढ़ा, हनुमान जी सूरज भगवान को लड्डू समझ के खा गए, इसका मतलब लड्डू उस समय था। और लड्डू भले कैडबरी आया, हर्षी आया, नेस्ले आया, लेकिन लड्डू आज भी बगल वाले रेस्टोरेंट में बिक रहा है। सोचने वाली बात है। हमने जींस टी शर्ट कुर्ता पैजामा पहना, लेकिन धोती तो आज भी दिख रहा है। ठीक है, हम लोग तरह तरह के पुडिंग खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, नूडल बर्गर पिज्जा खा रहे हैं, लेकिन छठ का गीत तो आज भी बज रहा है, शारदा सिन्हा के उगा है सूरज देव, ये गीतें तो सुनाई दे रही हैं। तो भैया आप जब भारत को घूमेंगे ना, तो आप ये कहेंगे कि यार चाहे कुछ भी हो, भारत में भारत आज भी रहता है। आगे कहते हैं गांधी, ट्रू देयर वर डंग हिप्स, गोबर का ढेर। डंग हिप्स मतलब भाई गोबर का ढेर, जिसको हम लोग मांद भी कहते हैं गांव में, मान पर फेंक दे सामान। ठीक है, ट्रू हियर एंड देयर बट देयर आर रिच ट्रेजर्स ब्यूरीड अंडर देम एंड द रीजन why it has survived is that the end which Hinduism said before it was not development along material but a spiritual line। ये हकीकत है कि जब अंग्रेज आए तो हमारे देश में इधर उधर जहां तहां गोबर का ढेर था, उन्होंने कहा कि गंदगी है, तो आपको उस गोबर के ढेर में गंदगी दिखा, हमें उसमें गड़ा हुआ खजाना दिखा। हमें पता था कि ये गोबर है, लेकिन सूखेगा जब खेत में फेंकेंगे तो ये खाद बन जाएगा, ये फर्टिलाइजर का काम करेगा। आपको उस समय समझ में नहीं आया। दुख की बात तब हुई जब हम भारतीयों को भी समझ में नहीं आया कि हम अपनी चीजों को क्यों फेंक रहे हैं। जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे तो हम लोग नमक का सरसों तेल धा के दांत में मलते थे। अंग्रेजों ने कहा छी छी छी, कैल्शियम फ्लोराइड वाला हाई टूथपेस्ट हमारा तुम लगा लो। ठीक है, आज वही कंपनी आके कहती है आपके टूथपेस्ट में नमक है। अरे चोट्टा, जब नमक बढ़िया चीज था तो उस दिन फेंकवाया काहे था? और दुर्भाग्य इस बात का है कि हमने उसको फेंका क्यों था। ठीक है, तो भारत जो है, भारत की सभ्यता, हिंदुइज्म ने अपने माइंड को सेट करके रखा है कि हमें शरीर की सुख सुविधा पे बहुत आराम नहीं पहुंचाना है, हमें आराम पहुंचाना है शरीर को नहीं, आत्मा को। आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट और सेल्फ इंडल्जेंस बट अपॉन रिस्ट्रिक्टिंग वांट्स एंड सेल्फ डिनाइयल। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज मन की इच्छाओं को बहुत बढ़ाने पर निर्भर नहीं करता। ये कहता है मन को वश में करो, मन को कंट्रोल में करो, और आत्मा की सुख सुविधा, मन की सुख सुविधा पर ध्यान दो। आगे कहते हैं गांधी, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सुटेड फॉर यूरोपियन बट it will mean ruin for India if we endeavor to copy it. This is not easy to say that we may not adopt and assimilate whatever may be good and capable of assimilation by us. यूरोप की सभ्यता, निस्संदेह यूरोप को मुबारक, लेकिन हमारे लिए नुकसान तब हो जाएगा जब हम इसको कॉपी करना शुरू कर देंगे। As it does not also mean that even European will not have to part whatever evil might have crept into it. तो भारत की सभ्यता, तो भारत के लोगों को आप संभाल के रखनी ही चाहिए। मैं यूरोप के लोगों को भी सलाह देता हूं कि भैया अगर आप भी चाहते हैं कि ज्यादा दिन तक शानदार बने रहे, तो आपको भी अपनी सभ्यता को रीमॉडल करने की आवश्यकता है। आपकी सभ्यता में बहुत गंदगी है। अगले पैराग्राफ में गांधी कहते हैं, द incessant search for material comfort and their multiplication is such an evil, and I make bold to say that the Europeans themselves will have to remodel their outlook if they are not to perish under the weight of comfort which they are becoming slave। मैं एक बात बता दूं कि आप मटेरियल वस्तुओं की सुख सुविधाओं में इतने अंधे पागल मत हो जाइए कि आपके सुविधाओं के तले आपका ही दम निकल जाए। अपने सुख सुविधा और शरीर को आराम देने वाली जो सभ्यता है, इसको रीमॉडल करिए, इसमें चेंजेस लेकर आइए। ठीक है, इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग बट आई नो दैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लिश इज टू कोट सर्टेन डेथ। हो सकता है कि मैं गलत हूं, मैं भगवान तो हूं नहीं, बड़प्पन है इसलिए कह रहे हैं, हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन ये जो सोने की अंधी दौड़ है, ये जो वस्तुओं के पाने की हवस है, ये निश्चित रूप से मृत्यु की तरफ लेके चली जाएगी, आराम आपको नहीं पहुंचाएगी। लेट अस एनग्रेव ऑन आवर हार्ट द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसोफर। एक पश्चिमी फिलोसोफर के
एक लाइन को याद रखना। देखेंगे ये जो लाइन है बउआ, ये पूरे भारत में एक भ्रम फैला दिया गया कि ये बात महात्मा गांधी ने कही थी, जबकि गांधी ने अपनी खुद के किताब में लिखा है कि एगो पश्चिमी फिलोसोफर ने कहा है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार, जीवन सादा हो और विचार आपके उच्च हो। लेकिन आज के समय में क्या हो गया है, महंगा जीवन और नीच विचार। शरीर के ऊपर कपड़ा एकदम ब्रांडेड है, लेकिन भीतर जो मन है वो एकदम डिग्रेडेड है, साफ थर्ड क्लास का है, नीचता से भरा हुआ है। जबकि कपड़ा सस्ता हो लेकिन जो सोच हो वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, टुडे इट इज सर्टेन दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग एंड वी द फ्यू हु प्रोफेस टू थिंक फॉर द masses run to the risk in vain search after high living of missing the thinking। है भाई, करोड़ों लोग, लाखों लोग ऐसे हैं जो हमेशा हाई लिविंग को मेंटेन नहीं कर सकते। तो हम थोड़े लोग जो हाई लिविंग को मेंटेन कर सकते हैं, हमें ऐसा नहीं रहना चाहिए कि बाकी हमसे कटने लगे। ठीक है, हमें भी उनको देख के जब आपका मन बहुत दुखी हो जाए तो अपने से नीचे वालों को देख लो कि यार ये उसमें सर्वाइव तो कर रहा है। आप महीने के 60,000 रुपए कमाते हैं, आपको लग रहा है मेरे पैसे बच नहीं रहे। आप एक गरीब को देखिए, वो 6,000 का महीना कमाता है और फिर भी सर्वाइव कर रहा है। इट मींस कि आपके पास जब सब कुछ होगा तभी खुश होंगे। इस भ्रम से बाहर निकलिए। सब कुछ होने पे भी आप खुश नहीं होंगे, आप सब कुछ गंवा के बैठ जाएंगे। जो है उसमें खुश रहना सीखिए। प्रसन्न कैसे हो, ये कला है और इस कला को आपको ढूंढना चाहिए। आगे कहते हैं, civilization in the real sense of term consists not in the multiplication but in the deliberate voluntary restriction of the wants। सभ्य होने का मतलब अपनी इच्छाओं को बहुत बढ़ाना नहीं है। भाई मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि गांधी लिख के अपनी बातों को फिर भूल जा रहे हैं। बूढ़े हो चले हैं शायद, लिख दिए और भूल गए, जाई बतवा तो पहुंच चुके हैं। पेरत पेरत एक बार तेल निकाल दिया यार, ठीक है। लेकिन फिर भी तो सभ्य होने का मतलब अपनी इच्छाओं को बहुत बढ़ाना नहीं है, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना है, कंट्रोल करना है। दिस अलोन इंक्रीजेज एंड प्रमोट्स कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब होता है भैया संतुष्टि एंड रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस। जब आप अपने मन को वश में करेंगे तो आपको हासिल होगी संतुष्टि, और जब आप संतुष्ट होंगे तभी आपको हासिल होगी खुशी। पहले हासिल करो संतुष्टि को, और जब संतुष्टि मिल जाएगी तब आप हासिल करिए खुशी को। आखिरी पैराग्राफ में गांधी कहते हैं, लास्ट है ये, देखिए अब क्या करें। जो सुख सुविधा है, गाड़ी घोड़ा है, उसको फूंक दें, आग लगा दें, भगा दें। बाप के पास बहुत पैसा है तब हम क्या करें, कहे जे ना आज से आपके हम बेटा नहीं रहेंगे, गरीब घर में हमको फिर से पैदा होना है। आप आ गए हैं, उधर से जाने का रास्ता तो है नहीं, वन वे है। ठीक है, तो राइटर कहते हैं कि देखो ऐसा नहीं है कि सुख सुविधाओं का आनंद मत लो, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में रखो। कैसे? A certain degree of physical harmony and comfort is necessary, but above a certain level it becomes hindrance instead of help। देखिए एक लिमिटेड अमाउंट में सुख सुविधा आराम अच्छी चीज है, लेकिन लिमिट के ऊपर अगर बढ़ जाए तो वो सुविधा पहुंचाने के अपोजिट क्या करेगा, वो आपको असुविधा दे रहा है। जैसे आपके पापा ने आपको मोटरसाइकिल खरीद के दे दिया कि बेटा ट्यूशन जाओ, ठीक है। महंगा मोबाइल आपको खरीद के दे दिया कि बिहार वाले सर जी पर तुम पढ़ रहे हो बेस्ट प्लेटफॉर्म पर, तो भाई महंगा मोबाइल खरीद लो। तो मोटरसाइकिल है तब हम ट्यूशन जाएंगे, ये सुविधा आपको मिली है। लेकिन आप आज आपका मोटरसाइकिल खराब है और हम ट्यूशन नहीं, सर कल मोटरसाइकिल खराब हो गया था। अब आपको ऐसा फील नहीं हो रहा कि उस मोटरसाइकिल ने आपको ज्यादा अपाहिज बना दिया? मोटरसाइकिल के पहले भी तो आप ट्यूशन जाते ही थे। बात समझ में आ रही है? तो द पॉइंट इज कि एक लेवल तक सुख सुविधा अच्छी चीज है, उसके ऊपर अगर वो बढ़ जाए तो सुविधा ना देके वो असुविधा और आदतें देने लगती है। Therefore, the ideal of creating an unlimited number of want and satisfying them seems to delusion and the snare। The satisfaction of one's physical need, even the intellectual need of one's narrow self, must meet at a certain point at dead stop। Therefore, भैया जो सुख सुविधाएं हैं उसका एक डेड स्टॉप होना चाहिए, उसका एक अंत होना चाहिए, बिफोर इट डिजेनरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वैल्यूअपनेस। ठीक है, इससे पहले कि आपकी सुख सुविधाएं आपका नाश कर दें। एक इंसान को अपनी शक्ति का इस्तेमाल हमेशा नैतिकता के साथ करना चाहिए। ठीक है, और ये चैप्टर यहां पे फाइनली खत्म हो गया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग कल चैप्टर नंबर 2 में। मैं मेहनत करके पढ़ा रहा हूं, आप भी मेहनत करने से पीछे मत हटिए, क्योंकि रिजल्ट इस बार फाड़ के लेके आना है।